दोस्तों, आज दो अलग अलग राज्यों से दो ऐसी खबरें आई हैं जिन्हें अगर साथ रखकर देखा जाए तो भारतीय राजनीति की तस्वीर कुछ और साफ दिखाई देने लगती है। एक खबर कर्नाटक से है, जहां कांग्रेस ने ऐसा राजनीतिक दांव चला जिसकी चर्चा पूरे दिन होती रही। दूसरी खबर झारखंड से है, जहां विपक्षी एकता पर फिर सवाल खड़े हो गए। एक तरफ कांग्रेस अपने विरोधियों के बीच सेंध लगाने में सफल दिखाई देती है, दूसरी तरफ अपने ही सहयोगियों को साथ रखने में संघर्ष करती नजर आती है। पहले बात कर्नाटक की। आज की राजनीति में हम अक्सर यह सुनते हैं कि किस राज्य में कौन सा विधायक पार्टी छोड़कर चला गया, किस सरकार को गिराने की कोशिश हुई, किस विपक्षी दल में टूट हुई। लेकिन कर्नाटक से जो खबर आई वो कुछ अलग थी। यहां खबर यह नहीं थी कि कांग्रेस के विधायक टूट गए, खबर यह थी कि बीजेपी और जेडीएस के विधायकों से ही कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हो गई। कर्नाटक विधान परिषद की 7 सीटों के लिए चुनाव हुआ। विधानसभा की संख्या के हिसाब से राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान था कि कांग्रेस आराम से 4 सीटें जीत सकती है, क्योंकि उसके पास जितने विधायक थे उसी हिसाब से 4 सीटें बन रही थीं। लेकिन नतीजा आया तो कांग्रेस 5 सीटें जीत गई। यहीं से सवाल शुरू होता है, आखिर वो अतिरिक्त वोट आया कहां से? कांग्रेस के पास अपने विधायकों से ज्यादा वोट थे ही नहीं। इसका मतलब साफ था कि विपक्ष के किसी हिस्से से वोट कांग्रेस को मिला, और वही हुआ। बीजेपी और जेडीएस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। कुल 222 विधायकों ने मतदान किया और उसी मतदान में कांग्रेस को अपेक्षा से ज्यादा समर्थन मिल गया। इस पूरी रणनीति का श्रेय कांग्रेस के डिप्टी मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार को दिया जा रहा है। कर्नाटक की राजनीति में उन्हें लंबे समय से संगठन संभालने वाला नेता माना जाता है। कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसी राजनीतिक मैनेजमेंट की कि विपक्ष के भीतर ही दरार दिखाई देने लगी। दिलचस्प बात यह भी रही कि जिन बीजेपी विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा, उनमें से 2 ने मतदान के बाद कहा कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है। यह वही वाक्य है जो भारतीय राजनीति में अक्सर तब सुनाई देता है जब कोई नेता पार्टी लाइन से हटकर वोट करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार यह बयान विपक्ष के नेताओं की तरफ से नहीं, बल्कि बीजेपी से निकाले गए विधायकों की तरफ से आया। यानी जिस राजनीति में अक्सर यह आरोप लगता है कि विपक्ष के विधायक सत्ता पक्ष की तरफ चले जाते हैं, उसी दौर में कर्नाटक में सत्ता पक्ष ने विपक्ष के भीतर सेंध लगा दी। यही वजह है कि कांग्रेस इस जीत को सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि अपने संगठन और राजनीतिक प्रबंधन की सफलता के रूप में पेश कर रही है। कर्नाटक महत्व सिर्फ 5 सीटें जीतने तक सीमित नहीं है। असली कहानी इसके पीछे छिपी है, क्योंकि जिस संख्या बल के आधार पर कांग्रेस को 4 सीटें मिलनी चाहिए थीं, वहां 5वीं सीट तभी संभव थी जब विपक्ष के भीतर से वोट टूटते, और यही हुआ। डी.के. शिव कुमार के बारे में कांग्रेस लंबे समय से यह दावा करती रही है कि वे सिर्फ चुनाव लड़ने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि संगठन को संभालने और राजनीतिक समीकरण बनाने में भी माहिर हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद उनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था। मुख्यमंत्री भले सिद्धारमैया बने, लेकिन पार्टी ने डी.के. शिव कुमार को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाकर साफ संकेत दिया था कि आने वाले वर्षों में संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर रहेगी। अब विधान परिषद चुनाव का यह नतीजा उसी भरोसे को और मजबूत करता हुआ दिखाई देता है। कांग्रेस इसे सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि यह संदेश मान रही है कि अगर संगठन मजबूत हो, नेतृत्व सक्रिय हो और विधायकों से लगातार संवाद बना रहे, तो विपक्ष के भीतर भी राजनीतिक सेंध लगाई जा सकती है। लेकिन राजनीति की तस्वीर हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जिस समय कर्नाटक में कांग्रेस अपने विरोधियों के बीच क्रॉस वोटिंग कराने में सफल हो रही थी, लगभग उसी समय झारखंड से एक बिल्कुल उल्टी खबर सामने आई। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार प्रणव झा को मैदान में उतारा था। कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि उसके अपने विधायकों के अलावा गठबंधन के सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई-एमएल भी उसके उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे। कागज पर गणित भी कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा था, लेकिन मतदान के बाद तस्वीर बदल गई। जानकारी सामने आई कि आरजेडी के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। सीपीआई-एमएल के विधायकों को लेकर भी यही चर्चा रही। यहां तक कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर से भी ऐसी खबरें आने लगीं कि कुछ वोट कांग्रेस के अनुमान के मुताबिक नहीं पड़े। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा चुनाव हार गए और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी जीत गए।
यानी एक तरफ कर्नाटक में कांग्रेस विपक्ष के विधायकों का समर्थन हासिल कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में अपने ही गठबंधन के सहयोगियों का पूरा समर्थन नहीं जुटा सकी। यहीं से इंडिया गठबंधन के भीतर तालमेल पर नए सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि गठबंधन सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या एक मंच पर साथ बैठने से नहीं चलता। असली परीक्षा ऐसे चुनावों में होती है जहां हर एक वोट की कीमत होती है। अगर राज्यसभा जैसे चुनाव में सहयोगी दल पूरी तरह साथ नहीं दिखें तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक संदेश दूर तक जाता है। अब सवाल सिर्फ एक सीट हारने या जीतने का नहीं था, सवाल यह था कि आखिर इंडिया गठबंधन के भीतर ऐसा क्या हुआ कि जिस उम्मीदवार को सहयोगी दलों का समर्थन मिलना चाहिए था वही चुनाव हार गया। झारखंड में बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। परिमल नाथवानी लंबे समय से राजनीति और उद्योग जगत दोनों में चर्चित नाम रहे हैं। उन्हें एनडीए का समर्थन प्राप्त था और राजनीतिक गलियारों में यह भी माना जाता है कि उनकी कॉरपोरेट जगत में मजबूत पकड़ है, इसलिए उनकी उम्मीदवारी पहले दिन से ही चर्चा का विषय बनी हुई थी। कांग्रेस की तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हुए। पार्टी के भीतर यह चर्चा रही कि इस पूरे चुनाव की जिम्मेदारी जिन नेताओं को दी गई थी वे अपेक्षित तरीके से सक्रिय नहीं दिखे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अजय शर्मा को चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन चुनाव के बाद सवाल उठने लगे कि क्या दोनों नेताओं ने विधायकों के साथ उतना संवाद बनाया जितनी जरूरत थी। जानकारी यह भी सामने आई कि कांग्रेस के संगठन महासचिव के वेणुगोपाल ने भी इस पूरे चुनावी प्रबंधन में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक हलकों में इन्हीं चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। दूसरी तरफ आरजेडी की ओर से भी लगातार बयान आने लगे। ये वही आरजेडी है जो सार्वजनिक मंचों से लगातार कहती रही है कि उसकी राजनीति बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कई बार यह दोहरा चुके हैं कि उनकी पार्टी वैचारिक रूप से बीजेपी के साथ कभी नहीं जा सकती। लेकिन अब सवाल यह उठने लगा कि अगर यही स्थिति है तो फिर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को अतिरिक्त वोट आखिर मिले कैसे? क्या यह केवल कुछ विधायकों का व्यक्तिगत फैसला था? क्या यह वास्तव में अंतरात्मा की आवाज थी, या फिर गठबंधन के भीतर पहले से मौजूद नाराजगी मतदान के दिन सामने आ गई? इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस चुनाव ने इंडिया गठबंधन के भीतर मौजूद दरारों को एक बार फिर सार्वजनिक कर दिया। यही वजह है कि इस पूरी घटना को सिर्फ एक राज्यसभा चुनाव के नतीजे के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे विपक्षी एकता की परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है। क्योंकि जब सहयोगी दल एक सीट पर भी पूरी तरह एकजुट दिखाई न दें, तब आगे होने वाले बड़े चुनावों को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। यहीं पर कर्नाटक और झारखंड की राजनीति एक दूसरे के बिल्कुल उलट दिखाई देती है। एक राज्य में कांग्रेस का नेतृत्व विपक्ष के विधायकों तक पहुंच बना लेता है और उम्मीद से ज्यादा सीटें जीत लेता है। दूसरे राज्य में वही कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के वोट भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख पाती। यानी राजनीति में सिर्फ संख्या होना काफी नहीं होता, संगठन कितना मजबूत है, सहयोगी दलों के साथ संवाद कितना है और नेतृत्व कितना सक्रिय है। कई बार चुनाव का नतीजा इन्हीं बातों पर निर्भर करता है। इसी बीच झारखंड को लेकर एक और राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के बीच रिश्तों में पहले जैसी सहजता नहीं रह गई है। हालांकि इस पर किसी भी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि दोनों दलों के बीच कुछ मुद्दों पर दूरी बढ़ी है। याद कीजिए, जब हेमंत सोरेन को ईडी की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था और उन्हें जेल जाना पड़ा था, तब झारखंड की राजनीति पूरी तरह बदल गई थी। चुनाव के दौरान उनकी पत्नी ने पार्टी की कमान संभाली। बाद में हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, चुनाव लड़ा गया और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई। यानी सत्ता तक पहुंचने में तीनों दल साथ थे। लेकिन अब अगर इन्हीं सहयोगी दलों के बीच राज्यसभा चुनाव में तालमेल नहीं दिखता और क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आती हैं, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे कि गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। कांग्रेस के भीतर भी यह चर्चा रही कि भूपेश बघेल चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी मिलने के बावजूद रांची में उतना समय नहीं दे पाए जितनी उम्मीद थी। यह भी कहा गया कि उनकी हेमंत सोरेन से केवल एक औपचारिक मुलाकात हुई। अगर ये बातें सही हैं तो फिर यह भी समझना मुश्किल नहीं कि सहयोगी दलों के साथ लगातार राजनीतिक संवाद क्यों जरूरी माना जाता है।
आखिरकार इन दोनों राज्यों की घटनाएं एक बड़ा राजनीतिक संदेश देती हैं। अगर किसी राज्य में नेतृत्व मजबूत हो, संगठन सक्रिय हो और विधायकों पर पकड़ बनी रहे तो विपक्षी दलों के भीतर भी क्रॉस वोटिंग कराई जा सकती है। लेकिन अगर अपने ही सहयोगियों के साथ भरोसे और संवाद की कमी हो जाए तो सरकार में रहते हुए भी अपने उम्मीदवार को जिताना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि कर्नाटक की जीत सिर्फ कांग्रेस की सफलता की कहानी नहीं है और झारखंड की हार सिर्फ एक सीट हारने की कहानी नहीं है। दोनों घटनाएं मिलकर विपक्ष की मौजूदा राजनीति की दो अलग अलग तस्वीरें सामने रखती हैं। एक तस्वीर संगठन की ताकत दिखाती है, दूसरी गठबंधन की कमजोरी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले चुनावों से पहले विपक्ष इन संकेतों को कितना गंभीरता से लेता है, क्योंकि अगर सहयोगी दल छोटे चुनावों में भी एकजुट नहीं रह पाते तो बड़े राजनीतिक मुकाबलों में यह चुनौती और बड़ी हो सकती है।